नमस्कार। आज के इस वीडियो में क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आए हुए हैं। आपको बता दें स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा में 100% अंकों के साथ में अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। दोस्तों, आज का वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है, शायद आपने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। जब आप बोर्ड परीक्षा दे रहे होंगे तो इन्हीं प्रश्नों के साथ आपकी मुलाकात हो रही होगी। इसलिए आप सभी लोग पूरा अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक। और दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि वो ज़्यादा पढ़ लेगा तो हम शेयर नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना ही फल मिलता है, और आप शेयर करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, टाइम को ना ज़्यादा नष्ट करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है महत्वपूर्ण परिभाषा। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ मोलरता, मोललता, मोलंस। इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना है, नो डाउट। मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोललता 1 किलोग्राम विलायक उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोलंस विलयन में किसी एक घटक के मोल और उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोलंस या मोल प्रभाज कहते हैं। दोस्तों, राउल्ट का नियम अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। P0 माइनस पी एस अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। सीमाएं आदर्श विलयनों पर लागू होता है, अनादर्श विलयनों पर लागू नहीं होता है। जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिफाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, आप लोगों के राय के अनुसार हम जरूर दूसरा वीडियो इसका डालेंगे जिसमें आपको सभी प्रश्नों का हल भी मिल जाएगा। इसलिए अभी फिलहाल आप कॉपी पेन ना लेकर बैठे हो तो अभी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट लेने के बजाय इन प्रश्नों को आप नोट करते जाएं। राउल्ट का नियम और सीमाएं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेनरी का नियम और इसकी सीमाएं और अनुप्रयोग, दोस्तों इसको भी ऐड कर लीजिएगा। हेनरी का नियम, सीमाएं और अनुप्रयोग। परासरण दाब, चौथा क्वेश्चन। परासरण विसरण में अंतर। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, छठा क्वेश्चन। सातवां है मोलर उन्नयन स्थिरांक। आठवां क्वेश्चन है मोलर उन्नयन स्थिरांक। नवां क्वेश्चन है मोलर एवं मोलल अवनमन स्थिरांक। 10वां क्वेश्चन है सेलो का विद्युत वाहक बल। तो आपको मैं बता दूं, मोलर और मोलल अवनमन स्थिरांक, इससे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी आते हैं 5 नंबर पे परिभाषा के साथ साथ। तो न्यूमेरिकल वाला वीडियो मैंने विलयन टॉपिक में बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो वहाँ पे। फिर इसके बाद दोस्तों 10वां क्वेश्चन है सेलो का विद्युत वाहक बल। फिर 11वां क्वेश्चन है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। फिर 12वां क्वेश्चन है मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता। 13वां क्वेश्चन है कोलराउस का नियम। 14वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैंने इस क्वेश्चन को एक साथ सम्मिलित किया क्योंकि ये अलग अलग क्षणों में पूछे गए थे। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, इन प्रश्नों को छांटने में मुझे काफ़ी समय लगा हुआ है, काफ़ी मेहनत लगी हुई है। सब सन देखने पड़ते हैं कि किस सन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तब ये वीडियो बन पा रहा है आपके सामने। इसलिए प्लीज़ लाइक किए बिना जाना नहीं, शेयर किए बिना जाना नहीं, सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं। 15वां क्वेश्चन है वैद्युत रासायनिक श्रेणी एवं सक्रियता श्रेणी, नष्ट समीकरण। 16वां क्वेश्चन है जिसको आप लोगों ने नष्ट समीकरण के नाम से या इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध के नाम से पढ़ा होगा। 17वां है सेल नियतांक, सेल कांस्टेंट, जिसको कहते हैं सेल स्थिरांक भी कहते हैं, x बराबर कापा अपॉन जी वाला या x अपॉन इज इक्वल टू एल अपॉन ए वाला। अब क्रिया का वेग और दर, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन बनता है। अब क्रिया का वेग स्थिरांक और वेग नियम क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं आणविकता एवं कोटि में अंतर, जरूर पढ़िएगा। रासायनिक अपक्रिया के वेग पर दाब, सांद्रता और ताप उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप करिएगा। सभी प्रश्नों को दोस्तों करिएगा जरूर। 22वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक।
और 23वां क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक एवं समाकलित वेग समीकरण। कभी कभी वेग स्थिरांक का व्यंजक लिख के आता है, कभी कभी समाकलित वेग समीकरण, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कैसे करेंगे। तो चाहे वेग स्थिरांक का व्यंजक बोले या समाकलित वेग समीकरण बोले, बात एक ही है। फिर स्टूडेंट्स 24वें क्वेश्चन की हम बात करें तो 24वां क्वेश्चन है संक्रमण तत्व परिभाषा एवं लक्षण। ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। डी ब्लॉक के तत्व जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगी ये क्वेश्चन, संक्रमण तत्व परिभाषा एवं लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत आते हैं। सभी तत्व डी ब्लॉक में संक्रमण नहीं होते हैं। जैसे आपको बता दें यहाँ पर अनचुंबकीय और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से लेना देना है। जहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है संक्रमण तत्व है, नहीं है जीरो है तो समझ जाइएगा कि संक्रमण तत्व नहीं है। परिभाषा क्या है इसके, लक्षण जरूर पढ़िएगा। अंतः संक्रमण तत्व क्या है एवं उसके लक्षण क्या है। लैंथेनाइट, एक्टिनाइट, आकुंचन और संकुचन, इसमें क्वेश्चन बनता है लैंथेनाइट क्या है। ठीक है, एक प्रश्न ये बना। आप जानते हो लैंथेनाइट क्या होता है। एफ ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत आते हैं परमाणु क्रमांक 57 के बाद के 14 तत्व, 58 से लेकर के 71 तक के तत्व। फिर इसमें एक क्वेश्चन बनता है लैंथेनाइट आकुंचन या संकुचन, ऐसे कुछ आता है, आप देख लीजिए कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 27वां क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार एक्टिनाइट या एक्टिनम सीरीज से संबंधित होता है। परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 तक के तत्व एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व होते हैं, जिसको एक्टिनाइट संकुचन या भी आकुंचन के नाम से जानते हैं। दोस्तों इनको ये मत सोचिएगा कि ये वीडियो ऐसे ही बना है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ के जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ आपको इसी में से 100% क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में आते हैं 28 नंबर पे, उपसह संयोजी यौगिक, संकुल यौगिक, संकर यौगिक। पढ़ लीजिएगा क्या होता है, संकुल यौगिक क्या है, संकर यौगिक क्या है, उपसह संयोजी यौगिक क्या है। 29 नंबर में वर्नर का सिद्धांत, वर्नर का सिद्धांत पूछा जाता है 29 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। संयोजकता आबंध सिद्धांत, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उपसह संयोजन संख्या अथवा समन्वय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसकी IUPAC वाला टॉपिक का हम एक वीडियो अलग बना देंगे, तो जरूर उसको देख लीजिएगा। IUPAC 2 नंबर 4 नंबर की कभी कभी आ जाती है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं उस वीडियो में आपको 100% सिखा दूंगा। तो IUPAC इस चैप्टर से अवश्य मेरे वीडियो से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद 33वां क्वेश्चन है हेलो एल्केन, हेलो एरिन। हेलो एल्केन क्या होता है, इसको बनाने की विधियां, मेथड कौन कौन से हैं। हेलो एल्केन में हमने आपको एथिल ब्रोमाइड पढ़ाया हुआ है, इसको बनाने की विधि के बारे में भी बताया हुआ है, कैसे बनता है ये, एल्केन से कैसे बनता है, एल्कीन से कैसे बनता है, अल्कोहल से कैसे बनता है, बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है, सभी चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो में चर्चा किया हुआ है। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि बहुत आती है, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म और एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बहुत पूछा जाता है। क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि में सैंडमायर अपक्रिया बहुत पूछी जाती है। अल्कोहल किसे कहते हैं और इसका वर्गीकरण करो। आप जानते हो अल्कोहल क्या होता है, जो ROH वाला होता है। वर्गीकरण का मतलब है कई प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर हम इसको बांट सकते हैं। हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर हम इसको मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरा नंबर को यही क्वेश्चन है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल क्या है। प्राथमिक अल्कोहल की पहचान RCH2H, द्वितीयक की पहचान RRCHOH और तृतीयक अल्कोहल की पहचान RRRCOH, जिसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं एथिल अल्कोहल बनाने की विधि और गुण उपयोग लिखें। आपको बता दें एथिल अल्कोहल में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे और स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे। पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। इसके गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसके रिएक्शंस और इसके यूजेस जरूर पढ़ लीजिएगा। डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, जिसमें डाई एथिल ईथर में प्रयोगशाला विधि सतत और अविरत ईथरीकरण विधि आती है, जिसको एथिल अल्कोहल से बनाया जाता है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करके, जिससे डाई एथिल ईथर बनता है। इसमें विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया जरूर पढ़ लेना। इसके गुणों में भौतिक गुण, रासायनिक गुण देख लेना। डाई एथिल ईथर में दोस्तों ठंडे और गर्म HI से क्रिया डाई एथिल ईथर की पढ़ लेना। अंधेरे में और प्रकाश में क्लोरीन से क्रिया डाई एथिल ईथर से पढ़ लेना और इसके उपयोग पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल बनाने की विधि, फिनॉल बनाने के कौन कौन से मेथड है देख लीजिए।
लीजिएगा। फिनॉल में बहुत सारी अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है, देख लेना दोस्तों। जैसे फिनॉल में राइमल टीमन अभिक्रिया आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, युग्मन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इनको देख के जाइएगा, इसमें आप कोताही मत करिएगा। और इस फिनॉल के द्वारा बाइकेलाइट बनाया जाता है, इसको भी देख लेना और इसके उपयोग पढ़ लेना। एस्टिक अम्ल बनाने की विधि, जिसको हम शीघ्र सिरका विधि से अल्कोहल का निर्माण औद्योगिक विधि आती है, बहुत पूछी जाती है। इसी में स्मिट अभिक्रिया है दोस्तों, अम्ल बनाने की विधि औद्योगिक विधि, जिसमें शीघ्र सिरका विधि पढ़ना है। स्मिट अपक्रिया है, स्मिट अपक्रिया में आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपको हाइड्रोजोइक अम्ल की रिएक्शन करनी है, CH3COOH प्लस N3H N2 और CO2 निकल जाएगा और मेथिलेमीन बन जाएगा। कीटोन बनाने की विधि आप देख लीजिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि देख लेना, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, जिसमें फार्मिक अम्ल में आपको याद होगा और जैलिक अम्ल को 110 डिग्री सेल्सियस पर ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं, जिससे फार्मिक अम्ल बनता है। टालेन विक्रमक और फेलिंग मिलियन, Ag2O और CuO, ये रिएक्शन में आप पढ़ लीजिएगा क्या होता है और ये किस प्रकार से रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ में प्रदर्शित करते हैं, ये जरूर देख लीजिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि आप इसका मेथड देख लीजिएगा, आप मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके बना सकते हैं। एस्टल्डिहाइड बनाने की विधि एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके बना सकते हैं। एसीटोन बनाने कैल्शियम एसीटेट को आप गर्म करके एसीटोन बना सकते हैं। फिर इसके बाद एमीन, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। एमीन क्या होता है? अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को एमीन कहते हैं। जब अमोनिया में एक आर जोड़ते जाते हैं और एक एच हटाते जाते हैं तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन RNH2 R2NH R3N बन जाता है, जिसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन कहते हैं। प्राथमिक एमीन बनाने की विधि में आपको इनको हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया पढ़ाई गई होगी, ना पढ़े हो तो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं सेकंड वीडियो में सॉल्व सारे क्वेश्चन करा दूंगा। फिर बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड बनाने की विधि का गुण और उपयोग, N2Cl होता है C6H5N2Cl, यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया भी गया है कि एनिलीन को नाइट्रस अम्ल के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने पर बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड बनता है। दोस्तों जैव अणु वाले चैप्टर से कार्बोहाइड्रेट और उसके प्रकार पढ़ लेना। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मोनो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, डाई कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। इसी में ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज आता है, जरूर पढ़ना है। ग्लूकोज बनाने की विधि और संरचना सूत्र देख लेना। संरचना सूत्र दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। प्रोटीन की संरचना में प्राथमिक और द्वितीयक संरचना जरूर पढ़ लेना। प्रोटीन का विकृतीकरण बहुत पूछा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल और उसके कार्य क्या होते हैं, DNA RNA में अंतर क्या होता है। फिर इसके बाद 59 में लिपिड में आप लोगों ने पढ़ा होगा मोम वगैरह वसा वगैरह, तो यही है लिपिड के अंतर्गत क्वेश्चन बनते हैं, देख लेना। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज की संरचना कैसी बनती है, प्रोटीन के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं। अब महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की चर्चा कर लेते हैं। 61 प्रश्न ये पूरे हो गए। अब 19 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, इनको भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे वुड्स-फिटिंग अभिक्रिया, जिसमें आपको वुड्स फिटिंग में C6H5Cl प्लस 2Na CH3Cl शुष्क ईथर की उपस्थिति में टॉलुइन बना लेते हैं। हैलोफॉर्म अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ी होगी, एथिल अल्कोहल प्लस आयोडीन प्लस NaOH, इस तरीके से हम करते हैं, तो आइडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म जो भी बनाना हो बना सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, बेंजीन से नॉर्मली कर सकते हो, बेंजीन की CH3Cl से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में टॉलुइन बनाने की विधि। एल्डोल संघनन में आप CH3CHO के 2 एटम्स लेकर के CH3CHOH CH2CHO बना सकते हो। कैनिजारो अपक्रिया में वहां होती है जहां पर अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होते, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH से करवाते 50%, 2 फॉर्मेल्डिहाइड 1 NaOH लेकर के मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनाता है। यही इसी अभिक्रिया आप बेंजल्डिहाइड में भी कर सकते हो। राइमल टीमन अभिक्रिया फिनॉल में पढ़ी लोगे। वुड्स अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया, शैंडमायर अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया और कार्बिल एमीन अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया, इटाल्ड अभिक्रिया और इसके बाद गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन ईथर संश्लेषण, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट नहीं। जितनी अभिक्रियाएं हमने आपके सामने लिखी हुई है सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में HVZ अभिक्रिया, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की अभिक्रिया, फिनॉल की कोल्बे अभिक्रिया, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी का आपका नियम पढ़ लेना। फिर इसके बाद एल्डोर और बेंजोइन संघनन अभिक्रिया क्या होती है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको कुल 80 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे दी गई। इन 80 प्रश्नों को आप अच्छे से रट लीजिए और तैयार कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का सॉल्यूशन भी दे दूँगा आपको। बाकी आप लोग बताइएगा यदि कोई प्रॉब्लम हो। बाकी स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो आपके पढ़ रहे हैं चैनल पे। तो दोस्तों आपसे निवेदन है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।
अम्ल बनाने की विधि औद्योगिक विधि जिसमें शीघ्र सिरका विधि पढ़ना है। स्मिट अपक्रिया है। स्मिट अपक्रिया में आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपको हाइड्रोजोइक अम्ल की रिएक्शन करनी है। CH3COOH प्लस N3H N2 और CO2 निकल जाएगा और मेथिलेमीन बन जाएगा। कीटोन बनाने की विधि आप देख लीजिएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि देख लेना। फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि जिसमें फार्मिक अम्ल में आपको याद होगा ऑक्जेलिक अम्ल को 110 डिग्री सेल्सियस पर ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं जिससे फार्मिक अम्ल बनता है। टालेन विकर्मक और फेलिंग मिलियन Ag2O और CuO ये रिएक्शन में आप पढ़ लीजिएगा क्या होता है और ये किस प्रकार से रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ में प्रदर्शित करते हैं ये जरूर देख लीजिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि आप इसका मेथड देख लीजिएगा। आप मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके बना सकते हैं। एस्टल्डिहाइड बनाने की विधि एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके बना सकते हैं। एसीटोन बनाने कैल्शियम एसीटेट को आप गर्म करके एसीटोन बना सकते हैं। फिर इसके बाद एमीन, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। एमीन क्या होता है? अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को एमीन कहते हैं। जब अमोनिया में एक आर जोड़ते जाते हैं और एक एच हटाते जाते हैं तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन RNH2 R2NH R3N बन जाता है जिसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन कहते हैं। प्राथमिक एमीन बनाने की विधि में आपको इनको हाफमैन ब्रोमोएमाइड अपक्रिया पढ़ाई गई होगी। ना पढ़े हो तो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैं सेकंड वीडियो में सॉल्व सारे क्वेश्चन करा दूंगा। फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि का गुण और उपयोग N2Cl होता है C6H5N2Cl। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया भी गया है कि एनिलीन को नाइट्रस अम्ल के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। दोस्तों जैव अणु वाले चैप्टर से कार्बोहाइड्रेट और उसके प्रकार पढ़ लेना। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मोनो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, डाई कार्बोहाइड्रेट, पॉली कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। इसी में ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज आता है, जरूर पढ़ लें। ग्लूकोज बनाने की विधि और संरचना सूत्र देख लेना। संरचना सूत्र दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। प्रोटीन की संरचना में प्राथमिक और द्वितीयक संरचना जरूर पढ़ लेना। प्रोटीन का विकृतीकरण बहुत पूछा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल और उसके कार्य क्या होते हैं, DNA RNA में अंतर क्या होता है। फिर इसके बाद 59 में लिपिड में आप लोगों ने पढ़ा होगा मोम वगैरह वसा वगैरह, तो यही है लिपिड के अंतर्गत क्वेश्चन बनते हैं, देख लेना। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज की संरचना कैसी बनती है, प्रोटीन के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं। अब महत्वपूर्ण अपक्रियाओं की चर्चा कर लेते हैं। 61 प्रश्न ये पूरे हो गए। अब 19 महत्वपूर्ण अपक्रियाएं, इनको भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे वुड्स-फिटिंग अपक्रिया जिसमें आपको वुड्स फिटिंग में C6H5Cl प्लस 2Na CH3Cl शुष्क ईथर की उपस्थिति में टॉलुइन बना लेते हैं। हैलोफॉर्म अपक्रिया आप लोगों ने पढ़ी होगी, एथिल अल्कोहल प्लस आयोडीन प्लस NaOH इस तरीके से हम करते हैं, तो आइडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म जो भी बनाना हो बना सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया आपने पढ़ी होगी, बेंजीन से नॉर्मली कर सकते हो। बेंजीन की CH3Cl से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में टॉलुइन बनाने की विधि। एल्डोल संघनन में आप CH3CHO के 2 एटम्स लेकर के CH3CHOH CH2CHO बना सकते हो। कैनिजारो अपक्रिया में वहां होती है जहां पर अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होते। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH से करवाते 50%, 2 फॉर्मेल्डिहाइड 1 NaOH लेकर के मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनाता है। यही इसी अपक्रिया आप बेंजल्डिहाइड में भी कर सकते हो। राइमल टीमन अपक्रिया फिनॉल में पढ़ी लोगे। वुड्स अपक्रिया, हाफमैन ब्रोमोएमाइड अपक्रिया, सैंडमायर अपक्रिया, स्मिट अपक्रिया और कार्बिलेमीन अपक्रिया, रोजेनमुंड अपक्रिया, इटाल्ड अपक्रिया और इसके बाद गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अपक्रिया, विलियमसन ईथर संश्लेषण, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट नहीं। जितनी अपक्रियाएं हमने आपके सामने लिखी हुई है सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में HVZ अपक्रिया, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की अपक्रिया, फिनॉल की कोल्बे अपक्रिया, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी का आपका नियम पढ़ लेना। इसके बाद एल्डोर और बेंजोइन संघनन अपक्रिया क्या होती है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको कुल 80 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे दी गई। इन 80 प्रश्नों को आप अच्छे से रट लीजिए और तैयार कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का सॉल्यूशन भी दे दूंगा आपको। बाकी आप लोग बताइएगा यदि कोई प्रॉब्लम हो। बाकी स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो आपके पढ़ रहे हैं चैनल पे। तो दोस्तों आपसे निवेदन है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।